अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम यस मैम, आ रही है। सलाम। ओके। अच्छा, एक बात मैंने आपसे बहुत ज़रूरी करनी थी। मैंने आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन का लास्ट टाइम टॉपिक दिया था ना, तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे प्रेजेंटेशंस बनाकर भेज रहे हैं, ठीक है? आपने जब प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करनी है ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन से सेक्शन से हो, ठीक है? सेक्शन ए है आप पे या सेक्शन बी है, ठीक है? ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए। सबसे पहले आपने जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं ना, उस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है और आप बताएं कि आप फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और दूसरा ये कि सेक्शन कौन सा है, ठीक है? और फर्स्ट स्लाइड इस तरह से हो कि उस पे आपका जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी, वो क्लियरली मेंशन्ड हो, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट प्रीवियस लेक्चर? क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ी थी मैम, एंटी प्रोटोजोन। हेलमिनिस्टिक्स पढ़ी थी। जी जी, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में कोई मुझे बताएगा कि क्या होती हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स? कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोक्वाइन आ जाती है मैम, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरोक्वाइन आ जाती है, शाबाश। क्लिंडामाइसिन आ जाती है, उसके अलावा इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स आ जाती हैं। अच्छा बच्चों, अब इस तरह से जो आप मुझे आंसर कर रहे हो ना, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक वे में जाते हो ना, जैसे अगर आपसे एंटी मलेरियल्स पूछे जाते हैं, तो आपने इस तरह से उसको डिवाइड करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी मलेरियल्स होते क्या हैं, व्हाट इज मलेरिया, ठीक है? उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके फिर आप बताएं कि एंटी मलेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है? 2 टाइप्स की एंटी मलेरियल्स होती हैं। फर्स्ट इज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज एंटी मलेरियल्स एंड द सेकंड वन इज एरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है? फिर कौन सी एरिथ्रोसाइटिक फेज वाली है और कौन सी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज वाली है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एरिथ्रोसाइटिक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज वाली की बात कर लें तो दैट इज प्राइमाक्विन, ठीक है? प्राइमाक्विन, और यस मैम। शाबाश। और प्राइमाक्विन का जो आगे फंक्शन है वो कहाँ एक्ट करती है, किस तरह से वो जो है वो इरेडिकेट करती है इन्फेक्शन को, ये फिर आपने फर्दर बताना है, ठीक है? ओके, टुडेज और टॉपिक इज अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके इस सेक्शन में, सेक्शन ए में से तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका आज पेपर है, फाइनल एग्जाम है या वाइवा है? हम्म। नो मैम, नेक्स्ट वीक में है हमारे। नेक्स्ट वीक में? अच्छा, यस तो फिर स्ट्रेंथ मैम। इतनी कम क्यों है? अभी क्या चल रहा है जो आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं मैम कर वो रहे? जी शायद जी। डीपीटी वालों के कुछ वाइवास हो रहे हैं। डीपीटी वालों के हो रहे हैं? आपके सेक्शन में कुछ लोगों के हो रहे हैं? यस मैम, हमारे सेक्शन में मिक्स है ना, डीपीटी डीएनएस, तो शायद डीपीटी वालों के कुछ वाइवास और पेपर चल रहे लास्ट हैं। टाइम, ओके, लास्ट टाइम जब मैंने क्लास ली थी तो किसी ने भी मेंशन ऐसे ऐसे कोई बात ऐसी नहीं की थी कि उनका फाइनल एग्जाम है, वरना मैं क्लास का टाइम चेंज कर देती, ठीक है? जैसे सेक्शन बी का आज एग्जाम है और उनकी क्लास मैंने अभी 11 बजे नहीं लेनी, बल्कि मैंने रात को 8 बजे लेनी है। तो कोई भी प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इशू हुआ करे तो आप जरूर बताया करें ताकि उसके मुताबिक क्लास को मैनेज कर लिया जाए, ठीक है? ओके, टुडेज और लेक्चर इज अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है? Antiviral drugs are very, very important drugs nowadays. As you know that coronavirus is a very fatal disease nowadays, ठीक है? कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उसमें जो एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? के इफ फीवर, फ्लू या कॉफ या पेशेंट बॉडी एक्स के साथ प्रेजेंट करता है, तो आपको पता है जब भी वायरल फ्लू होता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो या नॉर्मल जो एक सीजनल फ्लू होता है, ठीक है? उन सब में जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कि जो सिम्टम होता है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर तो फीवर होगा तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, फीवर के लिए। इसी तरह फ्लू के लिए एंटी एलर्जी दी जाती हैं, कॉफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाते हैं या कफ सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कि अभी हम लोगों ने जो मेन उसका आप ये समझ लो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने स्ट्राइक नहीं किया, उसको हमने अभी यानी कि उसके लिए कोई हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाई, बल्कि जो उसके सिम्टम्स अपीयर हुए हैं उसके अगेंस्ट जो आप ट्रीटमेंट देते हो दैट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और कोरोना वायरस में बॉडी एक्स, जो बहुत ज्यादा सिवियर बॉडी पेन्स होती हैं, उसके लिए पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस जो बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं उसके लिए ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है? तो दीज आर ऑल
basically symptomatic treatments, and what are antiviral agents? जी बिस्मा आमिर। मैम मुझे आपसे बात करनी थी कि वो जो आपने वीडियो प्रेजेंटेशन दी हुई है जी जी वो क्लाउड में मुझसे सेटिंग नहीं हो रही थी, तो आपको ड्राइव के थ्रू सेंड कर सकते हैं लिंक? आप ड्राइव के थ्रू कर दो। चलें ठीक है मैम, थैंक यू सो ठीक मच। है। अच्छा ओके कल मैम। मुझे ना एक बच्ची ने प्रेजेंटेशन सेंड की है, आई थिंक वो जूम का लिंक नहीं था, वो उसने ना जिस तरह से आप वीडियो बनाते हो जैसे इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और फिर उसको आप जैसे सेंड कर देते हैं, उसने यानी कि इस तरह से नहीं था कि वो कोई लिंक था, या मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। एक बच्ची है, आई थिंक मरियम इरफान है, अभी है वो क्लास में यस मैम। इस सेक्शन? ओके, आपने मरियम किस तरह से बनाई है ये वीडियो? मैम जूम के ऊपर मीटिंग अरेंज करके। अच्छा, आपने जूम के ऊपर मीटिंग अरेंज की थी, ठीक है। जी जी। लेकिन अच्छा, लेकिन ये कोई लिंक नहीं था ऐसा, ये तो वीडियो जैसे यस मैंने मैम, क्लिक की थी वो हमने ओपन हो पहले भी गई एक थी। दो दफा टीचर्स को सेंड किए हैं इसी तरह ही जी वीडियो जी। प्रेजेंटेशन बना के, तो उन्होंने हमें ऐसे ही कहा था। नहीं तो आप भी बाकियों को भी गाइड कर दो ना कि किस तरह से ये आपने बनाई है, और ये बहुत प्रॉपर वे है, बहुत इजीली मैंने जो है वो देख ली थी, आपकी ठहरे में देख ली थी। जी जी। मैम पहले हमारे सर बायोमैकेनिक्स के थे, उन्होंने ऐसे ही ली थी, मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है ये तरीका। जी मैम, वो ड्राइव के थ्रू ही सेंड किया होगा मे बी। ओके, ये वाली जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन है, नजर आ रही है सबको? यस मैम, इसी तरह। जी जी मैम। ठीक है ना, तो आपने बस इसी वे में मुझे भेज देनी है, और जिस तरह से ये सारा मेंशन किया गया है कि सेक्शन और यस मैम। स्टूडेंट आईडी एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। ओके, यस मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। ओके, हम बात कर रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स की। तो आजकल जो पेंडेमिक है उसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आप ये समझ लो कि प्रोग्रेसिवली उसमें इनोवेशंस की जा रही हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल एजेंट्स व्हाट आर बेसिकली, एंटीवायरल एजेंट्स आर वायरसेस आर बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. What are obligate intracellular parasites? These are actually the parasites which requires any host to complete their life cycle, ठीक है। अगर तो कोई host उनको अवेलेबल नहीं होगा इन पैरासाइट्स को, तो उनका क्या होगा, जो बॉडी साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा, उनका सर्वाइवल नहीं होगा, ठीक है। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, देयर रेप्लिकेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन synthetic processes of host cells, ठीक है। And what are the steps basically in the viral replication? There are 7 steps, ठीक है। These are the steps. First of all, absorption to and penetration into the susceptible host cells. अब आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वायरस की एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन इनटू द ससेप्टेबल होस्ट सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन इट एंटर्स इनटू द होस्ट सेल्स देयर इज अनकोटिंग ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड अकर्स, ठीक है। वायरस की जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसकी अनकोटिंग हो जाती है। The third step is synthesis of early regulatory proteins, for example nucleic acid polymerases, ठीक है। जो early regulatory proteins होती हैं उनकी synthesis होती है। The fourth step is synthesis of DNA and RNA. Then the synthesis of late structural proteins, assembly of viral particles, maturation, ठीक है, release from the cells, ठीक है। These are the 7 steps. In this way virus replicates in the host cells, ठीक है। And how antiviral agents acts on these एजेंट्स, एंटीवायरल एजेंट्स किस तरह से एक्ट करते हैं वायरसेस पे? दे आर बेसिकली द पोटेंशियली टारगेट एनी ऑफ दीज स्टेप्स, ठीक है। अब इन्हीं 7 स्टेप्स पे किसी ना किसी स्टेप पे पोटेंशियली उसको टारगेट करके एंटीवायरल एजेंट्स एक्ट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल एजेंट्स करंटली अवेलेबल एक्ट्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, दैट इज स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 जिसमें डीएनए और आरएनए बनता है, मोस्टली जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं वो इस स्टेप पे एक्ट करते हैं, एंड इन दिस वे इट inhibits the synthesis of DNA and RNA, ठीक है। And also some are reverse transcriptase inhibitors. Reverse transcriptase basically is an enzyme present in the outer coating of the virus, ठीक है। And some of the antiviral agents inhibit this enzyme.
Some inhibits the transcription of HIV RNA genome into DNA, thereby preventing the synthesis of viral messenger RNA and proteins. ठीक है, तो इस तरह से जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेप्स पे एक्ट करते हैं और वायरस को एरेडिकेट करने में बॉडी से हेल्पफुल होते हैं. The protease inhibitors, another type of antiviral agents, are protease inhibitors, as the name indicates that it decreases or inhibits the synthesis of late proteins and packaging. ठीक है, स्टेप 5 and 6 पे जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट्स होता है वायरस का और उसकी मैचुरेशन हो रही होती है, तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स इस स्टेप को इनहिबिट कर देते हैं. इन दिस सेक्शन ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड अदर एंटीवायरल एजेंट्स. ठीक है, नाउ first of all, what are anti-herpes agents? Herpes simplex virus जो होते हैं they are very fatal virus, very lethal viruses. ठीक है, anti-herpetic agents में दो तरह की drugs आती हैं, दो antiviral agents आते हैं, that are acyclovir and ganciclovir. ठीक है, एसाइक्लोविर आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि एंटीवायरल एजेंट्स का नाम जहां पर भी लिया जाता है, बल्कि कोरोना की ट्रीटमेंट में भी एसाइक्लोविर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है. ठीक है, it is anti-herpetic agent. Acyclovir triphosphate inhibits the viral DNA synthesis by two mechanisms. ठीक है, वायरस के डीएनए की सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं by inhibiting the viral polymerase and by binding to the DNA template as an irreversible complex. दो स्टेप्स होते हैं जिससे एसाइक्लोविर जो है वो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है. नाउ हाउ एसाइक्लोविर इज एडमिनिस्ट्रेड. ठीक है, व्हाट आर द फार्माकोकाइनेटिक्स? Acyclovir is available in the oral, intravenous and topical formulations. Means कि ये orally भी दिया जाता है, intravenous injection के तौर पे भी दिया जाता है. अगर बहुत ज़्यादा patient जो है severe condition के साथ आ गया है या बहुत severe viremia के साथ आ गया है, that is severe condition, या वो unconscious है या वो ICU में है, वेंटिलेटर्स पे है, ऑब्वियसली उस वक्त वो ओरल एंटीवायरल एजेंट्स नहीं ले सकते, तो इंट्रावेनस एंटीवायरल एजेंट्स दिए जाते हैं. टॉपिकल फॉर्मुलेशंस की फॉर्म में भी एसाइक्लोविर अवेलेबल है. Acyclovir diffuses in the most tissues and body fluids to produce concentration that are 50 to 100% of those in the serum. ठीक है, means कि this is the agent that diffuses in every tissues and body fluids, mostly टिश्यूज एंड बॉडी फ्लोर्स में ये जो है पेनिट्रेट कर जाता है एंड 50 to 100% जो है कंसंट्रेशन डेवलप कर देता है इन द बॉडी. एंड ऑल्सो इन द CSF, इन द cerebrospinous fluid, ब्लड ब्रेन बैरियर में इट्स कंसंट्रेशन इज अबाउट 50% ऑफ द सीरम वैल्यूज. ठीक है, नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस? क्लिनिकल यूजेस में किसी भी ड्रग के अगर एंटीवायरल एजेंट्स की बात कर लें तो हम जो इसमें आता है ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये ड्रग जो है वो बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, ओरल एसाइक्लोविर इज इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, recurrences of genital and labial herpes. Intravenous acyclovir is a treatment of choice for herpes simplex, encephalitis, neonatal herpes simplex virus infection, and for severe primary and recurrent herpes simplex viral genital and labial infections. अब herpes simplex virus जो है obviously this is anti-herpetic agent. ठीक है, तो herpes simplex encephalitis के अगेंस्ट भी ये ड्रग बहुत इफेक्टिव है. न्यूनेटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है, या रिकरेंट इन्फेक्शन जो बार बार जेनिटल इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेबियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंड फॉर दोज हु कैन नॉट इंजेस्ट ओरल पिल्स, एसाइक्लोविर इज गिवन इन इंट्रावेनस फॉर्म आल्सो. ठीक है, इंट्रावेनस एसाइक्लोविर दिए जाते हैं जो कि जब ओरल पिल्स जो है वो पेशेंट नहीं टॉलरेट कर पाता. Okay, what are the adverse effects of this drug? Acyclovir is generally well tolerated. Nausea, diarrhea, and headaches have occasionally been reported. IV infusion may be associated with renal insufficiency or neurological toxicity. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है या फिर आप ये समझ लो कि जिस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि अगर एंटीवायरल एजेंट्स में मैं आपको कहती हूँ कि एंटी हर्पेटिक एजेंट दैट इज व्हेन गिवन IV is associated with renal insufficiency or neurological toxicity. ठीक है, तो उसमें कौन सा आता है? That is this acyclovir. कि acyclovir जब orally लिया जाता है तो that is basically well tolerated. ठीक है,
अच्छा टॉलरेट एसाइक्लोविर ओरली हो जाता है और हैविंग लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है। नॉजिया, डायरिया एंड हेडेक्स आर द ओनली साइड इफेक्ट्स व्हेन गिवन ओरली। और आईवी इन्फ्यूजन जब आप एसाइक्लोविर की देते हो तो दैट इज हैविंग मोर साइड इफेक्ट्स, मोर सिवियर साइड इफेक्ट्स ऑन द किडनीज एंड आल्सो ऑन द ब्रेन, ठीक है। तो आपने प्रेफर यही करना होता है कि एसाइक्लोविर एंटी हर्पेटिक जो है, एंटी वायरल एजेंट है, यू हैव टू गिव दिस ड्रग ओरली, ठीक है, इट्स बेटर, ठीक है। तो अभी तक एंटी वायरल एजेंट जो हमने पढ़ी है दैट इज एसाइक्लोविर। और स्टूडेंट्स एंटी वायरल ड्रग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इस पूरे लेक्चर में दैट इज एसाइक्लोविर, ठीक है। एसाइक्लोविर का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट आर द 2 स्टेप्स बाय व्हिच इट इनहिबिट्स द वायरल डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। एंड आल्सो फार्माकोकाइनेटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसाइक्लोविर बॉडी में कहाँ कहाँ डिफ्यूज होती है, कहाँ कहाँ पेनिट्रेट होती है, और कितनी परसेंटेज, कितने परसेंट जो उसकी कंसंट्रेशन है वो डेवलप हो जाती है बॉडी में, एंड कितनी परसेंटेज उसकी डेवलप हो जाती है इन द CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। बिकॉज हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी पढ़ी हैं जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस नहीं करती, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, जो CSF में नहीं जाती। आप किसी एक का नाम बता सकते हो जो CSF में पेनिट्रेट नहीं करती ड्रग? फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सेफलोस्पोरिन। ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स हमने और भी पढ़ी हैं, बट आपने जब भी वाइवा में आंसर देना होता है तो आपने बहुत सेफली देना होता है कि जो हमने जनरेशंस पढ़ी थी उसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो है वो क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। सेकंड जनरेशन में से सेफलोस्पोरिन के कौन सी सिंगल ड्रग है जो क्रॉस करती है, कोई बता सकता है मुझे? सेफ्युरिक्सिन, कोई डॉक्टर सेफ्यूरिक्सिन। शाबाश शाबाश, सेफ्रोक्साइन। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग एंटी हर्पेटिक एजेंट इज गैनसाइक्लोविर। अब आपने देखा होगा इन दोनों के नाम भी सिमिलर हैं, फर्स्ट इज एसाइक्लोविर एंड द सेकंड इज गैनसाइक्लोविर। नाउ Ganciclovir, the activated compound, competitively inhibits viral DNA polymerase, causing an unstable complex, but does not result in chain termination. Means कि ये DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, बट उस चेन को टर्मिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। गैनसाइक्लोविर के बारे में अब इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स समझ लो, या उसका जो एंटी वायरल स्पेक्ट्रम है दैट इज ब्रॉडर देन एसाइक्लोविर, ठीक है। इट इज effective against cytomegalovirus, effective against herpes simplex virus, effective against varicella zoster virus, effective against Epstein-Barr virus, ठीक है। मैंने आपको ये 4 जो एब्रीवेशंस हैं उसको डिस्क्राइब कर दिया है और ये रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, ठीक है। साइटोमेगैलोवायरस के अगेंस्ट एक्टिविटी है इसकी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट, वेरिसिला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट एंड एप्स्टीन बार वायरस के अगेंस्ट. Its activity against cytomegalovirus is up to 100 times greater than that of acyclovir. This point is very, very important. कि a person came to you with a cytomegalovirus infection, ठीक है, and he is the diagnosed case of CMV infection. What is the 100% efficacious drug or antiviral drug for that patient? ठीक है, so that is not acyclovir, that is ganciclovir. Now, what are the clinical uses? Intravenous ganciclovir is indicated for the treatment of cytomegalovirus retinitis. ये जो retina का inflammation हो जाता है eye में, ठीक है, उसके जो cytomegalovirus उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके लिए intravenous ganciclovir is indicated in patients with AIDS. AIDS में मैंने आपको बताया था कि जब भी AIDS का पेशेंट आएगा या कोई ऐसा पेशेंट जिसको डायग्नोज हो जाता है एड्स, जो कि क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। हर बॉडी का जो सिस्टम होता है वहाँ वो अफेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन पेशेंट डेवलप सो मेनी सेकेंडरी इन्फेक्शंस, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस में मैंने आपको एक लंग का इन्फेक्शन बताया था, कोई बताएगा मुझे कि कौन सा लंग का इन्फेक्शन था वो? मैम न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई का इन्फेक्शन था। शाबाश, नीमोसिस्टिस कैरिनाई का इन्फेक्शन था, और आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी हमने उससे रिलेटेड कोई ड्रग पढ़ी है।
कोई ड्रग याद है आपको जो लास्ट लेक्चर में एंटी मलेरियल्स के यस साथ मैम, हमने पढ़ा? एंटी मलेरियल ड्रग्स में था ये। क्या था? पायरेमिडीन तो नहीं थी? मैम पैरामोमिक्सिन थी। पैरामोमिक्सिन थी, ठीक है, देख लेते हैं। Okay, intravenous ganciclovir is indicated for the treatment of cytomegalovirus retinitis in the patients with AIDS. The drug also reduces the incidence of symptomatic cytomegalovirus disease if administered before organ transplantation. ठीक है, here is a very important information here कि whenever there is organ transplantation, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी organ body में transplant किया जाता है वो बॉडी उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो बॉडी का अपना टिश्यू नहीं होता, आप किसी डोनर से वो अरेंज करके और रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिसको आप ट्रांसप्लांट करते हो वो ऑर्गन, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है? इम्यूनिटी को डिक्रीज करने वाली ड्रग्स। इम्यूनिटी को डिक्रीज करना क्यों जरूरी होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स में? क्योंकि अगर तो इम्यूनिटी इसी तरह से बहुत फ्लेयर अप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो उसकी फेलियर हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है, जब पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स मिल रही होती हैं तो पेशेंट की अपनी इम्यूनिटीज ऑब्वियसली डाउन हो जाती है, तो पेशेंट को बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है दैट इज द साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। तो आप करते क्या है बीइंग अ डॉक्टर कि बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आप गेंसाइक्लोविर दे देते हैं इंट्रावीनसली, ठीक है, जिसकी वजह से साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन जो है वो लेस हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस गेंसाइक्लोविर टू ट्रीट साइटोमेगालोवायरस pneumonitis in immunocompromised patients is often beneficial, particularly in combination with intravenous cytomegalovirus immunoglobulins, ठीक है। इसी तरह से जो immunocompromised patients में cytomegalovirus pneumonitis हो जाता है, lungs का infection हो जाता है, उसके लिए भी बहुत important है आप अगर intravenous ganciclovir दे दें along with this immunoglobulins, ठीक है। cytomegalovirus की immunoglobulins भी अगर आप उसको साथ दे दें तो this is very effective treatment for cytomegalovirus pneumonitis. Okay. Intravenous ganciclovir has also been used to treat cytomegalovirus colitis and esophagitis. Now, what are the adverse effects? The most common adverse effects with the treatment of this ganciclovir is myelosuppression. What is myelosuppression? मैम बोन मैरो की सप्रेशन जो होती है। शाबाश, बोन मैरो की सप्रेशन हो जाती है। और कौन सी ड्रग्स होती हैं जो बोन मैरो की सप्रेशन करती हैं? एंटी कैंसरस ड्रग्स, ठीक है। एंटी कैंसरस ड्रग्स जो कीमोथेरेपी चल रही होती है ना पेशेंट्स की, जिनको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, ठीक है, उनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, रेडियोथेरेपी चल रही होती है, उसमें आपने देखा होगा कि पेशेंट के हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल स्कैल्प हेयर जो है वो खत्म हो जाते हैं, नेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नेल्स खराब हो जाते हैं और ग्रो सही तरह से नहीं करते, माइलोसप्रेशन हो जाती है इन लोगों में, ठीक है। तो सेम इज द Yes, केस ma'am. विद antiviral agents, ठीक है। Antiviral agents, specifically ganciclovir, also cause this myelosuppression, particularly neutropenia. What is neutropenia? मैम लो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कम हो जाती है। ठीक है। Myelosuppression may be additive in the patient receiving both ganciclovir and zidovudine. Zidovudine is another antiviral drug. We विल डिस्कस लेटर, ठीक है, इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ज़िडोवुडीन के साथ अगर गेंसाइक्लोविर आप देते हैं तो माइलोसप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पेशेंट को जो है वो हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी, चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस, सीजर्स हैज बीन रेयरली रिपोर्टेड, ठीक है। एंड नाउ अगर हम कंपैरिजन करें एक ही क्लास के दो ड्रग्स का, तो जो एसाइक्लोविर है वो इंट्रावेनस फॉर्म में ज़्यादा सेरिब्रल टॉक्सिसिटी करती है, बट गेंसाइक्लोविर में जो है वो मेंटल चेंजेस इतनी नहीं आती, ठीक है। एसाइक्लोविर माइलोसप्रेशन नहीं करती, अगर ओरल फॉर्म में दी जाती है तो वेल टॉलरेटेड होती है, ओनली कॉज नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। एंड ganciclovir has more side effects, more fatal side effects that are myelosuppression, neutropenia, ठीक है। तो these are basically the comparison of the two drugs in the same class, ठीक है। Now another important drug of this class is foscarnet. Foscarnet is an inorganic pyrophosphate compound that inhibits DNA polymerase and RNA polymerase, ठीक है। It is effective against cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, and human herpes virus 6. And
HIV virus, and this is human herpes virus 6, hepatitis virus हेपेटाइटिस B. बी वायरस, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अगेंस्ट फोस्कारनेट इज वेरी इफेक्टिव ड्रग। व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस? फोस्कारनेट इज यूज्ड फॉर द पेशेंट्स विद द साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस एंड एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट herpes simplex वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया कि जो एसाइक्लोविर है, that is more effective drug against herpes infections, ठीक है। herpes simplex वायरस के अगेंस्ट एसाइक्लोविर वेरी इफेक्टिव ड्रग। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए विद एसाइक्लोविर, तो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? दैट इज फोस्कारनेट, ठीक है। एसाइक्लोविर का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट केसेस में व्हाट इज द मोस्ट लाइकली और मोस्ट इंडिकेटेड ड्रग इन एंटी हर्पेटिक क्लास, ठीक है। एंटी हर्पेटिक एंटी वायरल ड्रग क्लास में अगर एसाइक्लोविर की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो दैट इज नॉट गेंसाइक्लोविर। तो रेजिस्टेंट केसेस में आप क्या देते हो? फोस्कारनेट, ठीक है। फोस्कारनेट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू ट्रीट साइटोमेगालोवायरस कोलाइटिस। व्हाट इज कोलाइटिस? लार्ज इंटेस्टाइन जो कॉलन होती है उसकी जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो मींस शाबाश। तो अब आपने ये पढ़ा अभी तक कि साइटोमेगालोवायरस का रेटिनाइटिस पढ़ लिया, जो आंख में इन्फेक्शन वो कर देता है, उसके लिए इंट्रावीनस इंजेक्शन दिए जाते हैं गेंसाइक्लोविर के। साइटोमेगालोवायरस जो है वो निमोनाइटिस कर देता है, जिसको आप ट्रीट करते हैं गेंसाइक्लोविर के साथ अलोंग विद साइटोमेगालोवायरस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और another important thing is foस्कारनेट here is very important drug to treat cytomegalovirus colitis and esophagitis and acyclovir resistant cases, ठीक है। varicella zoster virus में भी this is the drug of choice. Now, what are the adverse effects? The potential adverse effects include renal insufficiency, hypocalcemia and hypercalcemia, and hyperphosphatemia. Now, here is a very important point, ठीक है, कि which antiherpetic agent is cause electrolyte imbalance, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस कौन सी ड्रग करती है एंटीहर्पेटिक एजेंट में? वो है फोस्कारनेट, ठीक है, जो हाइपोकैल्सीमिया भी कर देती है, समटाइम्स हाइपरकैल्सीमिया कर देती है, रीनल इनसफिशिएंसी and hyperphosphatemia. Also, genital ulcerations associated with foस्कारनेट therapy may be due to high levels of ionized drug in the urine. Central nervous system toxicities include hallucinations and seizures, ठीक है। These are all the side effects of foस्कारनेट, ठीक है। Okay. Now, another important drug is idoxuridine. Idoxuridine is a substituted pyridine analog that was the first antiviral agent to be approved. It is topically used, ठीक है, in the treatment of herpes keratitis, ठीक है। keratitis क्या होता है? ये जो आई का इन्फेक्शन होता है और उसमें ये टॉपिकली यूज होने वाली ड्रग है, एंड इट्स लैक ऑफ सिलेक्टिविटी is too toxic for selective systemic administration. Because of its lack of selectivity means systemic administration में इसका इतना रोल नहीं है, इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, इसलिए this is a drug of choice for topical use only. Another important drug is vidarabine. Vidarabine as a 3% ointment is effective treatment for acute keratoconjunctivitis, ठीक है। keratoconjunctivitis again the eye infection, ठीक है, जिसमें कंजक्टिवा इन्वॉल्व हो जाता है, कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सुपरफिशियल केराटाइटिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंड रिकरेंट एपिथेलियल केराटाइटिस ड्यू टू herpes simplex वायरस। इंट्रावीनस विडाराबीन भी दी जाती है एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ herpes simplex virus, encephalitis, neonatal herpes, varicella zoster virus and immunocompromised patients, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाली टू ड्रग्स हैं, these are basically topical use drugs and specifically for eye infection. Vidarabine also used at intravenous injection, ठीक है, and this is very effective against neonatal herpes also, ठीक है। तो neonatal herpes की बात अभी तक हमने नहीं की थी। Which drug is very important for neonatal herpes? That is vidarabine, ठीक है, but in intravenous form. Okay, the drug is eliminated primarily by the renal mechanism as the hypoxanthine metabolite, यानी कि ये इसका मेटाबोलाइट है जिसके थ्रू ये excrete out होती है from the kidneys, and potential toxicities include gastrointestinal intolerance. Now another important thing here is this is also the drug having more neurological symptoms, ठीक है, confusion, myoclonus, seizures, these are all the neurological symptoms, and also myelosuppression.
ठीक है। तो एंटीवायरल एजेंट्स आप ये समझे, एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग्स मैंने भी आपको पढ़ानी है। तो एंटी कैंसर और एंटी नियोप्लास्टिक जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली उनका भी सेम यही साइड इफेक्ट होता है और मोस्ट मार्क्ड साइड इफेक्ट यही होता है, माइलोसप्रेशन। तो एंटीवायरल ड्रग्स में भी आप याद रखें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है, माइलोसप्रेशन, दीज आर ऑल द बेसिकली द मेन साइड इफेक्ट्स मैम ऑफ माइलोसप्रेशन क्या चीज़ है? बोन मैरो सप्रेशन। अभी एक स्टूडेंट ने बताया, आपने भी ज्वाइन किया? यस मैम। क्यों, आप कहाँ थे? इतना लेट की ज्वाइन किया? मैम मैंने ज्वाइन पहले किया हुआ था मगर मुझे मैंने भी जरा सुनना शुरू किया है इसी तरह से। सो रहे हो? अभी क्यों सुनना मैम शुरू उठा हुआ किया? हूँ, मैम उठा हुआ हूँ मगर माइलोसप्रेशन इज बेसिकली बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग कीमोथेरेपी, जो एंटी कैंसरस ड्रग में कीमोथेरेपी दी जा रही होती है उसमें भी क्या होता है कि पेशेंट्स का हेयर लॉस हो जाता है, उनकी बोन मैरो वो हो जाती है, सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होते हैं, बोन पेन्स होते हैं, उनमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं समटाइम्स, और ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग। द सेम इज द केस विद एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स भी इसी तरह से माइलोसप्रेशन करते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन फीचर, क्योंकि माइलोसप्रेशन एक ऐसा फीचर है कि जो अभी तक हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी किसी के साइड इफेक्ट्स में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है कि माइलोसप्रेशन किस ड्रग का साइड इफेक्ट है, ठीक है, और अगर ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स होते हैं, तो एंटीवायरल्स का है, ठीक है, या एंटी मलेरियल भी अगर ऑप्शन में होते हैं तो एंटीवायरल्स करते हैं माइलोसप्रेशन। ओके, नाउ यहाँ तक हमने कवर किए हैं एंटी हर्पेटिक एजेंट्स। नाउ एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स, ठीक है। Antiretroviral agents are synthetic agents that have antiviral activity against HIV and are used in the management of HIV infection. There are 4 different classes of antiretroviral agents commercially available currently, ठीक है। Antiretroviral agents जो होते हैं वो मोस्टली वो एजेंट्स होते हैं जो HIV के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, और HIV के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड देयर आर 4 क्लासेस ऑफ एंटीरिट्रोवायरल एजेंट्स। दीज क्लासेस आर nucleoside reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors and fusion inhibitors, ठीक है। तो HIV की ट्रीटमेंट में जो 4 एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स हैं दैट आर दीज 4, ठीक है। इसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स एंड दिस थर्ड वन NNRTI, ठीक है। Now, what are reverse transcriptase inhibitors? The most important drug of this class is zidovudine. Zidovudine is a deoxythymidine analog that requires anabolic phosphorylation for activation. Basically, आपने ये याद रखना है कि जो होती हैं एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट HIV वायरस, ठीक है। उसमें जो 4 क्लासेस हैं उसकी फर्स्ट क्लास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की इंपॉर्टेंट ड्रग है जुडोवुडीन। अब जुडोवुडीन जो होती है, एक तो ये ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, व्हेन इट एंटर्स इनटू द सेल इट बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है, एंड इट बिकम एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन of these cellular kinases. The triphosphate is a competitive inhibitor of deoxythymidine triphosphate for the reverse transcriptase. Basically, ये करती क्या है, ये भी DNA inhibitor होती है and it causes it acts as a chain terminator. जो चेन होती है DNA की उसको ये टर्मिनेट कर देती है। एसाइक्लोविर में हमने क्या पढ़ा था कि वो DNA की सिंथेसिस को तो इनहिबिट करती है बट चेन को टर्मिनेट नहीं करती। Zidovudine is a chain terminator in the synthesis of proviral DNA. Zidovudine is very helpful against HIV-1 and HIV-2 and the human T cell lymphotrophic viruses. Very important drug, ठीक है। पीछे अभी हमने पढ़ा है कि जुडोवुडीन को किस ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है? यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था,
गेनसाइक्लोविर के साथ अगर आप जुडोविडीन एडिशनली दे देते हैं तो माइलो सप्रेशन का फीचर जो है वो बहुत मार्क्ड होता है पेशेंट्स में, ठीक है। तो जुडोविडीन जो है इट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स? आवाज आ रही है मेरी सबको? reverse transcriptase inhibitor. ठीक है, इट इज एंट्री रिट्रोवायरल एजेंट, ठीक है। इट बिकम एक्टिवेटेड व्हेन एंटर्स इनटू द सेल. It is a chain terminator in the synthesis of proviral DNA. It is very effective against HIV-1 and HIV-2 and human T-cell lymphotrophic viruses. Now, resistance developed against zerovidine is due to mutations in the reverse transcriptase gene and is more frequent in the person with advanced HIV infection. ठीक है, जो पेशेंट जिनमें एडवांस्ड HIV इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं है, उनमें एडवांस्ड इन्फेक्शन है, ठीक है, और बहुत प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है, उसमें जुडोविडीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। And what are the pharmacokinetics? Zudovidine is available in the intravenous and oral formulation. It is well absorbed from the gut and distributed to the most body tissues and fluids, including the cerebrospinal fluid, where drug levels are approximately 60% of those in the serum. Okay. What are the clinical uses? This is the most important drug in the treatment of HIV-1 and HIV-2. Zudovidine inhibits replication of HIV-1 in infected individual and has been shown to decrease the rate of clinical diseases progression, prolonged survival. ठीक है, Zudovidine has efficacy in the treatment of HIV-associated encephalopathy and thrombocytopenia and in the prevention of vertical transmission. ठीक है, this is very important thing कि a mother, a pregnant lady is having a viral infection, ठीक है, HIV infection patient को है और उसको आपने treatment देना है in order to inhibit the infection transmission of infection to the baby. तो Zudovidine is a drug of choice. ठीक है, okay. Clinical efficacy is limited by the relatively rapid development of resistance, particularly when used as monotherapy. What are the side effects of this drug? Again, myelosuppression, ठीक है, and more marked myelosuppression if it is used along with ganciclovir. Gastrointestinal intolerance, headaches, insomnia may occur, but tend to resolve if ingestion is continued. Less frequent unwanted effects include thrombocytopenia, acute cholestatic hepatitis, and myopathy. These are all the side effects of Zudovidine. Now, another drug of this group is lamivudine. Lamivudine is a nucleoside analog. It is also effective against HIV-1 infection. And including Zudovidine resistant strains, ठीक है, जिन patients में resistant develop हो जाती है against Zudovidine, तो lamivudine is a drug of choice, also effective against hepatitis B virus. Lamivudine inhibits the reverse transcriptase of HIV-1 and is synergistic with Zudovidine against HIV-1. Again, lamivudine requires an intracellular activation by triphosphorylation, and it is administered with Zudovidine or another nucleoside analog to retard the emergence of resistance. Treatment of advanced HIV disease, this is very important drug, and the side effects are headache, insomnia, fatigue, and gastrointestinal discomfort. Stavudine, another drug, it is again having same function, activation inside the cell, competitive inhibitor, HIV and reverse transcriptase, chain terminator, and but the dose limiting toxicity is very important. ठीक है, dose को limit करना पड़ता है because of its peripheral sensory neuropathy. ठीक है, this is the side effect of this stavudine. Less common adverse effects include pancreatitis, arthralgia, and elevation in the serum transaminases. Now, अभी तक हमने जो entry retroviral viruses, viral agents में जो classification पढ़ी थी, उसमें जो first class है वो हमने cover कर ली है. The second class is protease inhibitors. As the name indicates, it inhibits the protein synthesis. जो mature products होते हैं virus के, उसको ये protease inhibitors जो हैं वो inhibit करते हैं. Protease inhibitors में जो drugs आती हैं, that is indinavir and ritonavir. ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स का आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कौन से एजेंट्स होते हैं. दीज आर बेसिकली द एजेंट्स विद इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस और मैचुरेशन. जो पैकेजिंग और मैचुरेशन प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, उसको ये इनहिबिट करते हैं. First drug is indinavir, is a specific inhibitor of HIV protease, an enzyme essential for the production of mature infectious virions.
It is currently used for the treatment of individuals with HIV infection and is recommended for use in combination with reverse transcriptase inhibitors to delay emergence of resistance. Okay, the drug must be consumed on an empty stomach for maximal absorption. Oral bioavailability is excellent. Protease inhibitors की जो side effects हैं indinavir के that are hyperbilirubinemia, nephrolithiasis. What is nephrolithiasis? Lithiasis की term कहाँ use होती है? Kidney stones, शाबाश. और what is cholelithiasis? gallbladder stones. Very nice. ठीक है. तो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट एक ये चीज आ गई है कि विच एंटीवायरल ड्रग कॉजेज नेफ्रोलिथिएसिस. नेफ्रोलिथिएसिस भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा साइड इफेक्ट. ठीक है. तो नेफ्रोलिथिएसिस इज साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग? Indinavir, which is the antiviral agent of which protease inhibitors. ठीक है. protease inhibitors कौन सी ग्रुप में आते हैं? एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स में. ठीक है. Okay, thrombocytopenia is another side effect. Nausea, diarrhea, and irritability has also been reported in some patients. ठीक है. Indinavir and ritonavir are inhibitors of as well as substrates for cytochrome P450 system. Serum levels of indinavir will increase in the presence of antifungal azoles, and this is very important points. ठीक है. Antifungal azoles जो होते हैं उनके presence में इनके जो serum level होता है वो increase हो जाता है, और rifampicin के presence में इनका serum level decrease हो जाता है. मीन्स कि अगर तो आप एंटीवायरल एजेंट और वो भी इंडीनाविर के साथ ट्राइजोल्स दे रहे हैं, एजोल्स दे रहे हैं. ठीक है. एजोल्स के साथ क्या होगा कि इनका जो सीरम की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. मीन्स कि आपको डोज को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा. और अगर आप एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स में रिफाम्पिसिन के साथ आप इंडीनाविर दे रहे हैं तो यू हैव टू इंक्रीज द डोज बिकॉज रिफाम्पिसिन डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. ठीक है. Okay, another protease inhibitor is ritonavir. Ritonavir is an inhibitor of HIV protease with a high bioavailability, 60 to 80%. The most common adverse effects of ritonavir are gastrointestinal disturbances and circumoral paresthesia and elevated hepatic aminotransferase levels. अब ये जो circumferential paresthesia होता है, ये क्या होता है कि जो आपने ये पढ़े में आप वो पढ़ते हैं ना, वो जो जोन्स होते हैं, जो एक लाइंस आप ड्रॉ करते हैं, इनकी अगर ऑर्बिट से सेंटर से देखा जाए, जो मीडियम प्लेन से देखा जाए तो पैरेस्थीसिया डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, पेरिफेरल पैरेस्थीसिया, जो कि पेरिफ्रीज में डिस्टल पार्ट्स में होती है, हैंड्स में, फीट में लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाती है. इसमें लॉस ऑफ सेंसेशंस होती हैं जो सेंट्रल बॉडी का पार्ट है वहां से, ऑर्बिटल पार्ट से. ठीक है. Elevated hepatic aminotransferase levels and altered taste and hypertriglyceridemia हो जाती है, triglyceridemia. Okay, the last slide of this lecture is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. ठीक है. हमने 4 classes पढ़ी थी, सिर्फ हम यहाँ पे जो डिस्कस नहीं कर रहे वो fusion inhibitors हम डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है. And non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors are basically the group of structurally diverse antiretroviral agents that have a similar mechanism of action. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors interfere with the function of reverse transcriptase. This is the very important enzyme present in the outer wall of the virus. ठीक है. ये इस enzyme को inhibit कर देती हैं and it doesn't requires any activation intracellularly. इसको कोई active metabolites की जरूरत नहीं होती. They are active by itself, ये activated form में ही होते हैं. There are 2 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors commercially available. ठीक है. बस ये लेक्चर आपका यहीं तक ही है. अभी तक आपने जो सेकेंड वाला सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है उसमें मैंने आपका ऐड किया था एंटी फंगल एजेंट्स. ठीक है. और दूसरा वो जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा एंटी मलेरिया, एंटी प्रोटोजोल्स और एंटी हेलमेंट्स. ठीक है. तीसरा ये वाला लेक्चर आप उसमें ऐड कर लें, एंटी वायरल एजेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई मसला तो नहीं है इसमें? No, ma'am. अब जो हमारा लास्ट लेक्चर रह गया, हाँ जी बताएं. When we have the class of drugs which is antiviral, why are we giving antibacterial drug to the coronavirus patient? बच्चों कोरोना वायरस पेशेंट में आप ये समझो कि उन्होंने ना बहुत सारे ट्रायल दिए हैं पेशेंट्स को, उसमें एंटीवायरल्स भी देते हैं. अगर आप कभी प्रिस्क्रिप्शन आपकी नज़र से गुजरी हो या अगर आप इस चीज़ को देखो तो वो लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं ना पेशेंट का, जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, हमेशा से आप याद रखें, जैसे अब आप देखते हैं कि
अक्सर जब सीजन चेंज होता है तो वायरल एक होता है इन्फेक्शन के फ्लू, एक पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। उसमें आप फॉरेन डायरेक्टली एंटीवायरल ड्रग्स पे नहीं जाते, बिकॉज जो वायरस का इन्फेक्शन होता है ना, ये अपना एक टाइम पीरियड पूरा करता है, इसका एक टेन्योर होता है, ये उसको कंप्लीट करता है। अब आप ये देख लो कि जब कोरोना वायरस होता है तो पेशेंट को अगर तो सिवियर होगा तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, एंटीवायरस दिए जाते हैं। अदरवाइज अगर तो उसकी इम्यूनिटी को उसने इतना इफेक्ट नहीं किया और बहुत माइनर इन्फेक्शन है तो बस हम 14 डेज के लिए इसको क्वारंटीन कर देते हैं, जब तक कि वो अपना जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, उसको पूरा कर ले। एंटीवायरल एजेंट्स का जो आता है यूज, वो तब आता है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियरिटी डेवलप हो जाती है, वायरीमिया डेवलप हो जाता है, जब उसमें वायरल काउंट बहुत ज्यादा हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। बिकॉज आपने अभी देखा है कि जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा वो हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स बहुत डेंजरस हैं कि वो बोन मैरो की सप्रेशन कर देते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स कर देते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियल आप कह रहे हो ना कि एंटीबायोटिक्स क्यों दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वायरस जो होता है ना, वो हमेशा बॉडी के जाके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोरोना वायरस का भी सेम ही प्रॉब्लम है, किसी भी वायरस को देख लें, जब इम्यून सिस्टम को वो करेगा ना डिप्रेस, या इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करेगा, सप्रेस कर देगा जाके, तो मल्टीपल बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शंस डेवलप होंगे, दैट आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए तो एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, और एंटीवायरल एजेंट्स की इंडिकेशंस तब बनती हैं कि जब हमें लगता है कि ये पेशेंट को जरूरत है। वरना हम, आपने कितने परसेंट लोगों को देखा है कि उनको वायरल फ्लू हुआ, वो डायग्नोज है वायरल फ्लू, और उनको ये साइक्लोविर दी किसी फिजिशियन ने, कभी सुना है किसी ने दी हो? क्या होता है, सिम्टोमेटिक ma'am. ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, एंटी एलर्जी देते हैं, क्योंकि इसका, अब आपको कभी अगर हुआ हो फ्लू, ये वायरल फ्लू जो होता है, तो आपने देखा होगा आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, टाइम टू टाइम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करते हैं, एंटी एलर्जीज ले लेते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। बट जितना उसका टाइम पीरियड होता है, जितना टेन्योर वो पूरा करके फिर ही वो इन्फेक्शन खत्म होता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड, ठीक है। तो हम इसको कॉमनली एडवाइस नहीं करते, ठीक है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एंटीबायोटिक्स आप क्यों कॉमनली देखते हो कि लोग खाते हैं? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स भी कम है और वो बहुत इफेक्टिव होती हैं फॉरेन से। एंटीवायरल का जब टेन्योर इतना लंबा है तो फिर आपको खानी भी उतनी ही लंबी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप खाते रहोगे तो आपका बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, जो बहुत बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, बहुत, आप समझ लो कि बॉडी पे अगर बोन मैरो ही सप्रेस हो जाती है तो बाकी बॉडी की जो ब्लड सेल्स बनने हैं और बोन्स की जो फॉर्मेशन होनी है वो सब नहीं होगी, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग्स नो डाउट दिए जाते हैं। अगर आप कभी देखो किसी की प्रिस्क्रिप्शन आपके अगर गुजरे आपकी नजर से, ये जो होते हैं ना आजकल कोरोना वायरस के पेशेंट, उसमें मैं आपको भी यही बता रही थी कि ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं। ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बहुत ज्यादा प्रोसेस इस तरह का स्टार्ट हुआ होता है, एक फ्लेयर आया होता है, एक बहुत, एक समझ लें कि एक बॉडी में ना स्टॉर्म आया होता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का, इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उसके अलावा वायरल जो है रेप्लिकेशन हो रही होती है, फिर वो जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन में एजोमैक्स भी है, दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स। इन्फेक्शन जो डेवलप हो जाती है लंग्स में, वायरस ने तो अपना काम कर दिया, उसने इफेक्ट कर दिया, फर्दर जो इन्फेक्शन है उसको इनहिबिट करने के लिए एजोमैक्स, एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। उसके अलावा फ्लू के लिए एंटी एलर्जीज उन्हें दी जाती हैं, उन्हें फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, उन्हें ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस इन द बॉडी। एंड एट द लास्ट रिजॉर्ट आप ये समझ लो एंटीवायरल्स भी उन्हें दिए जाते हैं, इंट्रावीनस फॉर्म में दिए जाते हैं। यही मैं आपको बता रही हूँ, जो पेशेंट्स फिर आईसीयू में होते हैं, वेंट्स पे होते हैं, फिर उनको इंट्रावीनस दिए जाते हैं, ठीक है। और जब वो वेंटिलेटर से ऑफ भी हो जाते हैं, कॉन्शियस लेवल उनका गेन भी हो जाता है, तो ओरल ले रहे होते हैं वो। बात वही आ जाती है, जब भी आपने ड्रग्स देनी है, देखो अब वो इतना सिवियर हो जाता है जब पेशेंट जब वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है कि वहाँ एंटीवायरल्स ही लास्ट रिजॉर्ट है, फिर उसको आप साइड इफेक्ट्स नहीं देखते कि साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, ठीक है। तो ये बीइंग अ डॉक्टर आपने प्रॉज एंड कॉन्स देखने होते हैं, आपने इसको वे करना होता है, इसको कैसे बैलेंस करोगे कि बेनिफिट्स और रिस्क को, बेनिफिट कितना है पेशेंट को इस ड्रग का और रिस्क कितना है, ठीक है। बैठे बिठाए अगर एक फ्लू के पेशेंट को आप एंटीवायरल दे दोगे और उसको बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, तो ये तो आपने उसको बहुत बड़ा एक वो साइड इफेक्ट दे दिया, और उसका वो फ्लू रहना भी तकरीबन 1 वीक तक है, 14 डेज तक भी समटाइम्स कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो कि ये जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है
14 डेज के लिए क्वारंटीन करने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये वो टेन्योर है जो वायरस ने पूरा करना है ह्यूमन बीइंग में। अगर तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, यही आप पढ़ रहे हो ना कि इम्यूनिटी स्ट्रांग अपनी क्यों करनी चाहिए, तो वो टैकल कर जाएगा उस इन्फेक्शन को, ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम। अगर नहीं तो वो इफेक्ट कर जाएगा। समझ आ गई? Yes, ma'am. ओके, ये वाला लेक्चर भी उसमें इंक्लूड कर लो। सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है वो मैं आपको बता दूंगी। आप पहले 10 जनवरी तक अपनी बाकी सारी असेसमेंट्स दे दें और 15 तक आप मुझे सबमिट करवा दें वो जो वीडियो प्रेजेंटेशन है। उसके बाद मैं आपका एक सिनेरियो बेस्ड एग्जाम रखूंगी और फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से फाइनल के लिए तैयारी करनी है, जो पूल बनाना है फॉर वाइवा एंड 20% की जो सिनेरियो बेस्ड एग्जाम एक फाइनल वाला है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और अभी जो लास्ट लेक्चर हमारा रह गया ना, दैट इज एंटी कैंसरस ड्रग्स। अभी तक जितना फार्मा का पढ़ा है कोर्स, उसको बार बार आपने रिवाइज करना है जब भी आपको टाइम मिले, ताकि बिल्कुल एंड पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद लेक्चर, ठीक है। कोई क्वेश्चन? अभी मैम, मैंने कितने आपसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 55। जी जी बताएं। मैम, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा बेहतर होता है बजाय के अलग अलग दोनों चीजें परफॉर्म की जाएं गैप के साथ टाइम पीरियड। बच्चे जो रेडियोथेरेपी होती है ना, बेसिकली स्टेज ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो रेडियोथेरेपी होती है वो आपको पता है रेडिएशन उसी जगह पे दी जाती हैं अगर तो कैंसर वहां पे लोकलाइज हो, एक जगह पे हो। कीमोथेरेपी इज बेसिकली द सिस्टमिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट इज द सिस्टमिक वे? कि जब आप ओरली या इंट्रावेनसली लेते हैं जो पूरे सिस्टम में जाती है, मीन्स कि वो डिजीज होती है जो थोड़ी सी एडवांस होती है, और उसमें क्या होता है पूरी बॉडी की सर्कुलेशन में वो ड्रग जब जाएगी तो इफेक्ट करेगी जहां जहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों के कंबाइन इफेक्ट से ऑब्वियसली इफेक्ट ज्यादा होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। रेडियोथेरेपी से बहुत ज्यादा माइलोसप्रेशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेसेस हो जाते हैं। और कीमोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। हेयर लॉस हो जाता है, बॉडी में बहुत इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, नेल्स खराब हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाता है, और जो है वो पेशेंट्स को समटाइम्स बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस, दूसरे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड इफेक्ट्स ऑब्वियसली इसका ज्यादा ही होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Excuse me, ma'am. जी जी बोलें। मैम एक जो ड्रग होती है ना मैम, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो टॉलरेंस जनरेट कर लेते हैं। मतलब जैसे अगर कोई ड्रग्स यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे कोकेन यूज कर रहे हैं, उसमें जो यूफोरिक इफेक्ट है उसके लिए मैम ज्यादा जो है ना वो ड्रग भी यूज करनी पड़ती है। और फिर जो सेंसिटिविटी मतलब जब आप हमारे उनको बोलते हैं जो मसल मूवमेंट होती है मैम, वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है जब ये ड्रग्स होते हैं। तो मैम इतना था क्यों मतलब वहां पे टॉलरेंस क्यों, मतलब वहां पे जो है वो सस्टेनेबिलिटी जेट क्यों नहीं होती, और जो है वो उसके लिए ज्यादा ड्रग यूफोरिक इफेक्ट के लिए ज्यादा ड्रग नहीं पड़ती है, ऐसा क्यों है? क्यों इसलिए है, ये बार्बिचुरेट्स की उन ड्रग्स की बात हो रही है जो सेडेटिव ड्रग्स हैं। जो ड्रग एडिक्ट्स जो यूज करते हैं उसमें ये होता है बॉडी की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब वो थोड़ी अमाउंट में लेता है उसकी बॉडी जो है सेंसिटाइज होती जाती है उस ड्रग से, तो फिर इसीलिए फॉर द बेटर इफेक्ट्स उसको जो है वो डोज बढ़ानी पड़ती है। दैट आर फॉर बार्बिचुरेट्स, फॉर सेडेटिव्स, फॉर डायजेपाम्स एंड ये जो सारे ड्रग्स होती है ना सेडेटिव्स, उनके लिए होती है ये चीज कि उनमें पेशेंट में क्या होता है मैम कि ड्रग थोड़ा सा जो ड्रग होता है उससे मैम ज्यादा बॉडी के जो मूवमेंट वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो इफेक्ट है वो कम क्यों नहीं होता? बच्चे मतलब मुझे तो बॉडी की आपका सेंसिटाइजेशन हो जाती है। हाँ, बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है, बॉडी जो है फिर उस उतनी अमाउंट ऑफ ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करती, और बॉडी को जो है वो फिर इफेक्ट बॉडी में लाने के लिए ज्यादा ड्रग डोज जो है वो ड्रग की जो है वो रिक्वायर्ड होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। बॉडी जो है वो सेंसिटाइज होती जाती है। ये ऐसी ही है जैसे ये जो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस, इनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। सेम इज द केस विद दैट ड्रग्स आल्सो, बार्बिचुरेट्स और वो जो डायजेपाम्स होते हैं, उनसे बॉडी क्या होती है वो सेंसिटाइज हो जाती है कि एक अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो फिर अफेक्ट नहीं करती, वो उस तरह के इफेक्ट नहीं लाती, ठीक है। तो इसलिए डोज को फिर इंक्रीज करना पड़ता है, सही, ठीक। थैंक यू मैम। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।